मित्रों, मैंने जो ज्योग्राफी का अ, प्रश्नोत्तरी का जो कुछ सीरीज लेकर के आया था, जो कड़ी लेके आया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनः कुछ प्रश्नों के साथ आए हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो और आप को आपकी सफलता में काफ़ी प्रोत्साहवर्धक ये हो। हम ये चाहते हैं। तो चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है वह फ्रेंच शब्द से। याद रखेंगे, यह जो पर्यावरण है जिसको हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं, और यह एक शब्द है जो वो बना है इनवायरोनियर शब्द है। फ्रेंच का जो इनवायरोनियर शब्द है उसी से यह बना है। इनवायरोनियर शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है पड़ोसी। ठीक है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण के दो मुख्य अंग हैं, जीवीय और जीवीय। जीवीय और जीवीय, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा जीवीय और जीवीय। जीवीय जब हम बात करते हैं तो जो जीवित चीज है, यानी हम जीवित चीज के अंतर्गत जो है, जो एनिमल्स है, एनिमल्स यानी जंतु जितने सारे हैं, जीवित चीज। और जीवित की चीज यानी कि जो जीवित चीज नहीं है, जैसे हम क्या ले सकते हैं, लैंड को ले सकते हैं यानी कि भूमि हो गया। एयर को ले सकते हैं, ये एयर हो गया। ठीक है, लैंड हो गया, भूमि हो गया, एयर हो गया यानी हवा हो गया, पानी हो गया, सूरज का प्रकाश हो गया, ठीक है ना, सन लाइट हो गया। ये सारी चीज जो है, यह जो है अजीवीय है, यानी कि जो जीवित चीज नहीं है। तो जीवीय का अर्थ हो गया जो जीवित चीज, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, ये जीवित चीज है हमारे। तो इसलिए जीवीय और जीवीय पर्यावरण के दो मुख्य जो है ये अंग हैं, दो प्रमुख घटक हम अंग के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरा डिस्कशन है पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक को हम तीन भागों में बांट करके देख सकते हैं। जैसे एक पहला है प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक के तहत जो अभी हम बोल रहे थे, क्या अजीवीय के बारे में जो बोल रहे थे, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, स्थल हो गया। अजीवीय है ये अजीवीय है। बायोटिक, एबायोटिक, ये एबायोटिक में आते हैं। अजीवीय वायु, जल और स्थल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा, यानी कि ये प्रथम हो गया। अगर द्वितीय को हम देखें तो मानव निर्मित। जैसे मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कौन कौन से, जैसे पार्क हो गया, सड़क हो गया, उद्योग, स्मारक, इन सब सारी चीजों के लिए जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, मानव उसके जो है जनक होते हैं, ये हो गया पर्यावरण के घटक के रूप में। चलिए तीसरा जो है वह मानव को भी माना गया है। जैसे एक व्यक्ति हो, उसका परिवार है, उसका समुदाय है, उसका धर्म है, उसका राजनीतिक है, उसका आर्थिक है, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से हम ये तीन भागों में पर्यावरण के घटक को बांट करके अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक, मानवीय निर्मित और मानव। याद रखेंगे, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानवीय। और मानव जो हम लेते हैं तो उसमें एक खास व्यक्ति को भी ले सकते हैं, उसके और परिवार को ले सकते हैं, उसके पूरे समुदाय को ले सकते हैं, उसके धर्म को रखते हैं, उसके राजनीतिक को रखते हैं, उसके अर्थव्यवस्था को रखते हैं। इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 4 मई, 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त। आपका सही आंसर होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैवमंडल, पारितंत्र, पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। वह आपका जैवमंडल होगा जहां पर कि तीनों होता है, यानी कि यह जो है ये तीन घटक होते हैं इसके साथ में। इस तरह से वह बना होता है। यह जो आपका क्षेत्र हो गया, इसमें तीनों, ये लैंड हो गया, ये एयर हो गया और ये वाटर हो गया। और यह मानव के अनुकूल जो आवास यानी कि जैव मंडल या जैव विविधता वाले जो मंडल होते हैं, ये उनका ये क्षेत्र हो गया। ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध कहलाता है, स्थापित संबंध कहलाता है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच स्थापित संबंध कहलाता है। पारितंत्र, पर्यावरण, जैवमंडल, इनमें से कोई नहीं। पारितंत्र कहलाता है जो जीवधारी होते हैं,
और उसके आसपास का जो पर्यावरण होता है और दोनों के बीच जो संबंध होता है, यही पारितंत्र है। ठीक है ना। पारितंत्र को और अच्छी ढंग से समझने के लिए हम कर सकते हैं, एक तो पर्यावरण हो गया और एक जो है जीवधारी, यानी कि जो जो एनिमल्स हैं, यानी कि एनिमल्स प्लस प्लांट, दोनों जीवधारी जो जिंदा चीज है, एनिमल हो गया और प्लांट्स हो गया, दोनों का बीच। अब पर्यावरण में क्या होता है कि जो भौतिक और रासायनिक पहलू है, पर्यावरण को अगर ये बांट लेते हैं तो भौतिक और रासायनिक पहलू, इन दोनों का तो सामंजस्य है ही। पर्यावरण को भी फिर मैंने बांटा है भौतिक और रासायनिक, भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाओं को शामिल कर लेते हैं। और इन दोनों का जो प्लांट है, जो सजीव है चीज, उनके बीच का संबंध, और उनके बीच का जो संबंध होता है वह किस बात पर आधारित होता है, उसमें ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से संबंधित होता है। यानी कि उनके बीच में ऊर्जा यानी एनर्जी और जो मटेरियल का जो है ट्रांसफर होते रहता है, और इससे वह पारितंत्र कायम रहता है। अदरवाइज वह पारितंत्र जो है वह क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। इसलिए पदार्थ जो होता है ये, चूंकि यह एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, और उस एनर्जी के कारण जो है इसमें जो हमारे जो ये जीवधारी है, एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वह सस्टेनेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे पारितंत्र कहते हैं। और एक बात और भी देखिए, जो पारितंत्र का जो निर्माण होता है कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे अधिक वर्षा वाला वन जो है, घास स्थल है, रेगिस्तान है, पर्वत है, झील है, नदी है, महासागर है, छोटी सी ताल है, ये सभी पारितंत्र को बनाता है, पारितंत्र का निर्माण करता है। याद रखना है इन चीजों को। ये उदाहरण के स्वरूप पूछ सकता है कि पारितंत्र कौन, इनमें से कौन पारितंत्र का निर्माण करता है, तो आप याद रखिए अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, ये सभी मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। वो ध्यान रखने की चीज है। और एक बात, यह तो हुआ पारितंत्र, और मानवीय पर्यावरण में क्या है। मानवीय पर्यावरण, मानव क्या करता है, अपनी आवश्यकता के अनुरूप जो परिवर्तन करता है, जो कुछ क्रियाएं करके पारस्परिक उसको उसमें संबंध स्थापित करता है, इसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करके जिस चीज का निर्माण करता है, जिस चीज को बनाता है अपने लिए, वह मानवीय पर्यावरण करता है। इसमें मानव क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है। एक बात और चलते चलते, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ है जब हम खरीदारी के लिए जो है मुद्रा का प्रयोग नहीं करके वस्तु का प्रयोग करते, जैसे 2 गाय के बदले जो है 1 बैल मिल गया, या 4 बकरी के बदले में जो है 1 गाय मिल गई, तो यह जो है 1 गाय मिल गई, तो इसका अर्थ यह हो गया, इसे वस्तु विनिमय, वस्तु के आधार पर जो विनिमय प्रणाली होता है, ये वस्तु विनिमय प्रणाली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी की परपट्टी बनी है, पृथ्वी की परपट्टी बनी है सेलों से, मिट्टी से, जल एवं पानी से, सभी से। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा सेल। याद रखें, यह जो सेल होते हैं ये अलग अलग आकार, रंग, संरचना, बनावट, ये सब चीज़, इसकी संरचना अलग होती है, आकार अलग होता है, अलग रंग के होते हैं, तो ये सेल अलग तरह के। मुख्य रूप से जो सेल पाए जाते हैं वह 3 तरह के सेल होते हैं। ठीक है ना। तो पहला सेल जो हो गया वह हो गया इग्निशियस माने अग्निय सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा कायंत्रित सेल। याद रखेंगे सेल के जो प्रकार हैं, हमारा जो परपट्टी बना हुआ है इसी सेलों से बना हुआ 3 तरह के होते हैं, इग्निशियस सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। ठीक है ना। मैं फिर आगे चलता हूँ। जो अग्निय सेल है, इसको इंग्लिश में जो है इग्निशियस रॉक कहते हैं, और यह एक लैटिन वर्ड है इग्नियस, इसका अर्थ होता है अग्नि। यह लैटिन वर्ड इग्नियस से बना जिसका अर्थ होता है अग्नि, इसलिए इसको जो है इग्निशियस रॉक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक। दूसरा क्या है कि सेडिमेंट, सेडिमेंट यह भी लैटिन वर्ड से बना है, इसका अर्थ होता है स्थिर। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा मेटामॉर्फिक। ठीक है ना। यह शब्द भी लैटिन से बना है, इसका अर्थ होता है रूपांतर यानी बदलाव आ जाता है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान। तो इस तरह से यह जो है तीनों वर्ड इग्निशियस, सेडिमेंट और मेटामॉर्फिक, ये तीनों शब्द लैटिन से आए, और ये तीनों शब्द जो है अग्निय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल के लिए आता है।
तो एक बात ये होगी। अब अग्नीय शेल को देख लीजिए। अग्नीय शेल में क्या होता है, जब ये लावा के रूप में पृथ्वी के अंदर से ये जब ये निकलता है, मान लीजिए पृथ्वी का अंदर का भाग हो और ये सबसे बाहरी भाग हम बना लेते हैं, तो यह जो पृथ्वी का ऊपर ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग है, ठीक है ना। अगर पृथ्वी के ऊपरी भाग है और ये जो है लाभ यहाँ से मैग्मा निकलते निकलते या आकर के ऊपर में आकर के यहाँ पर आ जाए और आने के बाद यह जो है ठंडा होकर के बना दे, वह जिस तरह का शेल का फॉर्मेशन ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो है यह जिस चट्टान को बनाता है उसको बेसाल्ट करते, बेसाल्ट रॉक। ठंडा होने के बाद यह मैग्मा यहाँ से आई, वह मैग्मा ऊपर में आने के बाद जो है पृथ्वी के ऊपर सतह पर आने के बाद जब ये ठंडा होता है तो यह किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, बेसाल्ट का होता है, ठीक है ना, बेसाल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर यही मैग्मा इसके पृथ्वी के अंदर ही रह गई है, यह निकली और यहाँ पर जमा हो गई है, यह आकर के यहाँ पे जमा हो गई, ठीक है, तो यह जिस चीज़ का फॉर्मेशन करती है उसे हम ग्रेनाइट बोलते हैं। ग्रेनाइट के नाम से बाहर आ गया तो बेसाल्ट, पृथ्वी के अंदर आ गया, पृथ्वी के अंदर है तो यह क्या बनाया, यह बना दिया क्या, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। तो एक बात है, इसको क्या कहते हैं, अग्नीय शेल को भी दो भाग में बांट लेते हैं। आग्नेय शेल जो होता है इसे भी दो भाग में हम लोग बांट लेते हैं। तो एक हो गया बहिर्वेदी, बाहर निकल गया, ये बहिर्वेदी बेसाल्ट, बहिर्वेदी हो गया। अग्नेय शेल की हो गया अंतर्वेदी, अंतर ये वेदी हो गया, यानी कि पृथ्वी के अंदर है। ये उदाहरण ग्रेनाइट अंतर्वेदी का हो गया, और ये जो है बहिर्वेद बेसाल्ट जो है बहिर्वेद। अब हम लोग का दक्कन का जो पठार है यहाँ बेसाल्ट के फॉर्मेशन से बना है, ये भी याद रखेंगे हम लोग कि दक्कन का म्यामाल पठार जो है वो बेसाल्ट से बना है। तो इस तरह से हम इग्निशियस रॉक को दो भागों में बांट करके देखते हैं। और यह जो इग्निशियस रॉक है इसको प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल भी कहते हैं, यानी कि यह क्या है कि यह प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल के नाम से भी जाना जाता है इग्निशियस रॉक। इसको भी याद रखेंगे, यह प्राथमिक सेल यानी कि यह जो है प्राथमिक सेल यानी इग्निशियस सेल, यानी इग्निशियस रॉक को जो है प्राथमिक सेल के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जीवाश्म पाया जाता है अवसादी सेल में, अग्नि सेल में, रूपांतरित सेल, इनमें से कोई नहीं, जीवाश्म पाया जाता है अवसादी सेल में, याद रखेंगे। एक बात और कि उच्च ताप एवं दाब के कारण किस सेलों का निर्माण होता है। उच्च ताप, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण किस सेल का निर्माण होता है, कायांतरित या रूपांतरित, आग्नेय, अवसादी, सभी। इसमें होगा कायांतरित या रूपांतरित। एक बात याद रखेंगे, जो कायांतरित या रूपांतरित ये दोनों चीजें इस चट्टान को बोला जाता है, कायांतरित बोलते हैं या रूपांतरित। एक तो अग्नि और अवसादी है ही, दूसरा कायांतरित या रूपांतरित भी बोल सकते हैं। मैं बता दूं कि ये कायांतरित और रूपांतरित सेल के निर्माण में जो बोला जाता है पीवीटी का योगदान होता है, यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों चीज मिलकर के, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मिलकर के कायांतरित सेल का निर्माण करता है। और ये जो कायांतरित सेल का निर्माण होता है वो यह इस तरह से एक के ऊपर जो है दबता है। ये इसमें क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर होता है, और जो वॉल्यूम है इसका एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ये दबाव दे करके इस तरह से जो हम देखते हैं उसमें। और यह क्या होता है, ये जो हम देखते हैं एक के बाद एक जो लेयर होता है इसको लिथोफिकेशन भी बोलते हैं। इस तरह की चीज को लिथोफिकेशन भी बोलते हैं। लिथोफिकेशन वर्ड कायांतरित या रूपांतरित सेल से जुड़ा हुआ है। एक बात यह अलग अलग जो है उसका जो है अलग अलग आप कर सकते हैं इसके लेयर्स को, ये अलग लेयर्स, ये अलग लेयर, ये अलग लेयर, चूंकि अलग अलग संरचना। तो इस तरह को जो है हम बोलते हैं बेडिंग या रेखांकित कर सकते हैं इसको, बेडिंग या पत्रण भी बोल सकता है। बेडिंग ज्यादा अच्छा वर्ड है, बेडिंग या पत्रण, इस तरह से हम देखते हैं। ये आपको मिलेगा कायांतरित सेल में। एक बात और कि आग्नेय सेल, अवसादी सेल और जो है कहता कायांतरित सेल जो है, इनकी उदाहरण देख ले। अग्नेय सेल का जैसे हम पहले भी बता चुके थे, ग्रेनाइट से कहता है, बेसाल्ट और ग्रेबो है, इसका उदाहरण दिमाग में रखना है। अवसादी सेल है जैसे चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर होता है, कोयला भी देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि प्लांट है, यह प्लांट जो है वह दवा इसके अंदर में आकर के, कोई प्लांट है, यह प्लांट दवा, और इसके ऊपर से प्रेशर पड़ते यह क्या हो जाता है, यह कोल में कन्वर्ट होता है, ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है प्रेशर पड़ते इस पर।
ठीक है ना। तो कोयला भी हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी अवसादी सेल में मिलते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, पेट्रोल डीजल ये सब जो होते हैं अवसादी सेल में मिलते हैं। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब कायांतरित सेल में देखिए कहता है स्लेट और सिस्ट भी कायांतरित सेल में रहते हैं। इसे भी याद रखें कि सेल स्लेट और सिस्ट भी बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह से अवसादी सेल में आपको कोयला मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसी तरह अग्नि सेल में लोहा, तांबा, जस्ता, ये सब सारे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, खनिज मिलते हैं, ये आपको आग्नेय सेल मिलते हैं। एक लास्ट में एक बात बता दूं, हालांकि आपके बुक में नहीं दिया गया लेकिन थोड़ा सा याद है। अवसादी सेल से कायांतरित सेल में रूपांतरण होता है। जिससे सेल है तो स्लेट बन जाएगा, अवसादी से कायांतरित में क्या सेल बन जाएगा स्लेट, चूना पत्थर बन जाएगा संगमरमर, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, चूना पत्थर संगमरमर, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, और लिग्नाइट जो होता है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट एंथ्रासाइट, ये कोल का ही जो है फॉर्म है, अलग अलग एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सब जो कोल का फॉर्मेशन, तो ये अवसादी सेल से कायांतरित सेल में बनता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको बताया, रिमेंबर करवाया, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन कहलाता है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन कहलाता है सेल रूपांतरण, सेल चक्र, सेल निर्माण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सेल चक्र। इसे भी आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करें कि ये सेल चक्र है क्या। देखिए जैसे मैग्मा, यहाँ से मैग्मा, ठीक है ना, मैग्मा से बना क्या बन गया आपका आग्नेय शेल, आग्नेय ये शेल का हम निर्माण कर दिए, ठीक है। अब आग्नेय शेल से क्या बन गया मेरा अवसादी शेल, शादी शेल का निर्माण हुआ। इस शेल याद रखेंगे, अवसादी शेल है। और अवसादी से क्या हो गया कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित शेल बना लिए, ये देखिए। और इस तरह से हम देखते हैं, फिर यह जो है ये इसमें आया, फिर यहाँ से जो है ये बना, और फिर इससे ये बना। और इस तरह से कभी कभी क्या होता है अग्नेय शेल से ही रूपांतरित शेल का निर्माण, अवसादी शेल से अग्नेय शेल का निर्माण, या रूपांतरित शेल से अवसादी शेल, और ये इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। या फिर मैग्मा से अवसादी शेल का भी निर्माण हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपस में जो है इंटरलिंक्ड होते हैं, कि एक दूसरे से बने होते थे। यह जो एक चक्र का निर्माण करता है एक दूसरे से मिल करके, कभी ये इधर बन गया, कभी इधर से ये बन गया, तो इस तरह से आप देखिएगा ये प्रोसेस चलता रहता है, ये क्रम जो उल्टा। कभी मैग्मा से जो है बना अग्नि शेल का बना, इधर से रूपांतरित शेल का बन गया। इस तरह से हम देखते हैं कि मैग्मा जो है वो चेंज करके रूपांतरित सेल में बन गया। तो इस तरह से ये सेल चक्र का जो निर्माण होता है, इसे सेल चक्र कहते हैं। एक दूसरे से मिल करके मैग्मा से अग्नि शेल, अग्नि से अवसादी, अवसाद, या डायरेक्ट जो है अग्नि से अवसादी, मैग्मा से अवसादी, या मैग्मा से जो है और भी सेलों का निर्माण हो गया। तो इस तरह से जो हम ये चक्र देखते हैं, या जो चक्र बनाता है, इसी चक्र का नाम जो है सेल चक्र है। अब एक बात और मैं बता दूं, जो लाल किला है हम लोग का, रेड फोर्ट, ये बलुआ पत्थर का बना है। और ये ताजमहल जो देखते हैं वह संगमरमर का बना है। इसे भी याद रख लेंगे, लाल किला जो है बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और जो ताजमहल है वह संगमरमर से बना हुआ है। तो इस तरह से हम अपने फैक्ट्स को रिमेंबर करने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय संहति कितने किलोमीटर तक फैला है। महाद्वीपीय संहति कितने किलोमीटर तक फैला है। 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। आप याद रखेंगे यह जो है 35 किलोमीटर तक फैला है। और उसी तरह समुद्री सतह को आगे लेके संहति जो फैला हुआ 5 किलोमीटर। आपकी इस बात का चर्चा जो है बुक में है, इसको अगर और भी कोई बात लगे तो देखिए। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर ये पृथ्वी मान लें हम लोग, और इसका ये केंद्रीय भाग मान लेते हैं, पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी का यह केंद्रीय भाग है, और इस भाग को इस तरह से हम कट करके स्टडी करके देखते हैं। इस भाग को यहाँ से काट, अब इस भाग को हम यहाँ से काट के यहाँ पर इस भाग को ले आते हैं। अब थोड़ा समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे हम लोग, ये बात हम क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है ना। इसका जो सबसे ऊपर का लेयर हो, ये क्रस्ट हो गया। ये जो ऊपर का एरिया आप देख रहे हैं, ये क्रस्ट हो गया, इसको हम बोल सकते हैं क्रस्ट, ये क्रस्ट है, ठीक है। क्रस्ट के बाद जो है ये मेंटल हो गया,
ठीक है ना। ये यहाँ से अगर इसको देखेंगे, ये अगर देखें इसको 0 किलोमीटर मान लें, इसको सतह को, तो ये 700 किलो यहाँ तक। तो ऊपर में क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर हो गया, ये कोर इधर का पोर्शन को। तो कोर को भी हम लोग दो भाग में ले लेते हैं, एक अंदर का एक बाहर का। अगर फिर उसको भी देखेंगे, यह 2900 किलोमीटर, 700 से लेकर के यह 2900 किलोमीटर तक हम लोग इसको लेते हैं। 0 से 700 किलोमीटर क्रस्ट का भी, और इसका भी जो है, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। नीचे का पोर्शन है तो कोर, ये कोर हो गया। तो ये हो गया इनर कोर, आंतरिक, इसको बोलेंगे इनर, आंतरिक कोर। और ये थोड़ा सा बाह्य कोर, यानी कि इसको आंतरिक कोर बोल दिए तो ये बाह्य कोर मेरा हो गया। इस बात को, इसको बाह्य, ये हो गया बाह्य कोर, ठीक है, ऊपर में। तो ये हो गया क्रस्ट, मेंटल, कोर, कोर को भाग। अब क्रस्ट को भी हम लोग दो भाग में, 700 से 2900 किलोमीटर, इसको दो भाग में। ये ऊपरी, ये जो है ऊपरी, ठीक है ना, ये हो गया कोर, ये ऊपरी मेंटल हो गया, और ये जो है अंदर या आंतरिक मेंटल के रूप में कह सकते हैं, इंटरनल मेंटल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस संरचना को भी तीन भाग में बांट करके नॉर्मली लोग क्रस्ट कर लेते हैं। जैसे ये पार्ट हो गया, ये क्रस्ट, और ये इसको दो भाग में इसे बांट लें, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं क्या, मेंटल, और यहाँ से यहाँ तक जो मान लेते हैं हम लोग कोर। और इसको भी हम जैसे बताए दो भाग में बांट करके ही बात, इसी बात को मैं समझाना चाह रहा था, कर रहा था पृथ्वी की सनक। तो क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर। तो ये जो स्टडी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो संरचना का जो अमेरिका का जो ज्यूडिशरी और ज्योग्राफी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इस तरह का डिवीजन को दिया है। और कोर को जो लास्ट, ये जो कोर हम जहाँ पर लिखे, ये 2900 किलोमीटर है, इसका लास्ट जो बताया गया, ये 6371 किलोमीटर तक यह कोर माना जाता है। उन्होंने इस तरह का डिवीजन करके बताया कि जो कोर होगा यह इतना किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर, 700, और यहाँ से 0 से 5। तो इस तरह से ये बताया गया, इसको भी याद रखें दोस्तों। इस तरह से आप अपने फैक्ट्स को कम से कम रिमेंबर करने का कोशिश करें। एग्जाम बहुत करीब है, बार बार दोहरा करके देखने से आपको आपकी याददाश्त बढ़ेगी, और हमें नहीं लगता आपको कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन होगा। इसी तरह आप बने रहिए, हम अंत तक आपका साथ देंगे। धन्यवाद।